अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके। जी सर। ओके। अब अपने कुछ क्लासमेट्स को जिनको एक्सेस करने में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उनकी प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैंने लिंक शेयर किया है, तो वो लिंक डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा ही है? जी सर, वो बाकी भी ज्वाइन कर रहे हैं सर। आज आप डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो शेयर हुआ है, पहले इन्होंने किया था आपकी क्लासेस जो हैं वो आपकी थी अकॉर्डिंग टू न्यू टाइम टेबल, जिसमें 10 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्लासेस जो आपका ओल्ड टाइम टेबल है उसके मुताबिक ही होंगी। आज का हमारा क्लास वो नई जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक है। जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे वो जो कल ही होगी वो अकॉर्डिंग टू 8:30 पे जो स्टार्ट होती है, उसमें शायद आपकी कल को दूसरी क्लास है या चौथी क्लास है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वो उसी टाइम पे होगी जो पहले टाइम टेबल में थी। ओके सर। सर इसकी क्या लॉजिक है कि सुबह 8:30 बजे इन्होंने क्लास रखी हुई है? बेटा लॉजिक पढ़ने की है, उसके अलावा कोई नहीं है। पहले शायद ये डिसाइड किया, आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन। पहले ये डिसाइड किया गया था कि चूंकि सहरी होती है, अक्सर लोग सहरी के बाद सो जाते हैं, तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया जाए सेशन। तो आई डोंट नो, ये आज ही डिसीजन आया कि अब दोबारा जो पुराना टाइम टेबल है उसके मुताबिक होनी है। सो हमें उसको ओबे करना है। वी आर एम्प्लॉइज एंड वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट डिसीजन। वैसे आप लोगों को इसमें कोई इशू बनता नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी घर पे हैं। तो आप मोस्टली मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर आप अपना लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, आपको प्रिपरेशन करके आने का होता है। तो मेरा ख्याल है 8:30 की कोई इतना जल्दी नहीं है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल है सफिशिएंट आपकी स्ट्रेंथ हो गई है। स्टार्ट, जो बाकी आएंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको हम शेयर भी कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा यही सब्जेक्ट दूसरी क्लासेस के साथ भी है, तो वही कंटेंट चल रहा है, सेम पेज के साथ हम सारे सेक्शंस को लेके चल रहे हैं। तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको आप दोनों लेक्चर सुन लें, मे बी कोई एक आध डिस्कशन एक्स्ट्रा हो कहीं पे, तो आपको वो भी हेल्प आउट कर सकती है। टॉपिक हमारा आज का है सप्लायर पार्टनरशिप, सप्लायर एंड पार्टनरिंग विद आवर सप्लायर्स। हम प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे सप्लायर्स के साथ डील करते हैं। काइंड ऑफ सप्लायर्स में आपके जो ओरिजिनल मटेरियल जिसके ऊपर जो आपका सबस्ट्रेट होता है, जिसके ऊपर आप वर्किंग करते हो, उसके सप्लायर्स होते हैं। प्रोसेसिंग के वाले से बात करें तो ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट है, जो हमने वैल्यू ऐड करके आगे प्रोवाइड करना है, उसमें हमारा ग्रेज फैब्रिक है जिसके ऊपर अब हम सेवरल प्रोसेसिंग करते हैं। उसके अलावा मटेरियल्स और भी होते हैं जिसमें आप उसमें ब्लीच कर रहे हैं, स्कवरिंग कर रहे हैं, डाइंग, प्रिंटिंग, उसके लिए केमिकल्स आप मंगवाते हैं, डाइज मंगवाते हैं। फिर आपकी मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है, मशीनरी के सप्लायर होते हैं आपके पास। फिर इसके अलावा जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल्स चाहिए उसके सप्लायर्स हैं। तो बहुत सारे सप्लायर्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि जो सप्लायर जिनसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाईज लेते हैं, उसके साथ हम पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा जितनी भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो मटेरियल्स की होती है। उसमें हमारी सप्लाईज की कॉस्ट तकरीबन 40 to 60% मटेरियल्स की कॉस्ट होती है। तो इसलिए जो मटेरियल हमें सप्लाई कर रहा है, हमारा जो सप्लायर है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शॉर्ट टर्म वन टाइम रिलेशनशिप ये इतने इफेक्टिव नहीं होते। जब आपने अपनी प्रोडक्शन हाउस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने सप्लायर के साथ बनाने चाहिए। अनटिल और अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि एक बार आपने यूज़ करना है तो आप
उस सप्लायर को सिर्फ एक बार ही चूज करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रेज फैब्रिक की बात करें तो आप वीविंग मिल से लेते हैं, तो जो आपको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आपके आगे कस्टमर भी ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशंस आती हैं, फ्लक्चुएशंस के एक निकल गया दूसरा ऐड हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फिक्स्ड। 80 to 90% आपके वही कस्टमर्स होते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी बल्क ऑर्डर्स होते हैं। आपको एक मंथ में इतनी प्रोडक्शन करके देनी होती है, ये डाइज इस तरह का डाइड फैब्रिक आपने उनको देना है या प्रिंटेड इस डिज़ाइन का देना है, तो वो फिक्स होते हैं ऑर्डर्स आपके पास, बड़े लॉन्ग टर्म चलने होते हैं। तो जब आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती हैं तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट सप्लाईज भी चाहिए होती हैं। कंसिस्टेंट सप्लाईज तब हम ले सकते हैं जब हम सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से कन्वे करें, और अच्छे तरीके से कन्वे करने के लिए, कन्वे करने का मकसद तो ये है कि हम अपने सप्लायर को बड़ी अच्छी तरह से समझा दें जो हमें चाहिए। तो उस अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें उसको डॉक्यूमेंटेड भी रिक्वायरमेंट बतानी होती है, फिर उसको अपना सेटअप भी दिखाना होता है, अपनी एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हाउस चल रहा है जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें उसकी सप्लाईज का क्या रोल है वो भी उसको दिखाना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। इसके अलावा हमने उसकी जो प्रोडक्शन है, जो वीविंग मिल कपड़ा बनाती है, हमने उसको भी देखना होता है कि क्या इसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो कैपेबल है हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, कैपेबल इन टर्म्स कि वो हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, कैपेबल इन टर्म्स कि वो जितनी प्रोडक्शन हमें चाहिए एक मंथ में उतना फैब्रिक हमें प्रोवाइड करने की उनके पास कैपेसिटी है, उनकी अपनी मशीनें हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी सिस्टम्स हैं जो कि उसको चेक करके आगे भेज सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी हम कह सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट्स है सर्टिफिकेशंस की वो उनके पास मौजूद है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं और अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमने जो अपने एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें सप्लाईज में जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका शेयर बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है। 40 to 60% जो कॉस्ट है वो मटेरियल की कॉस्ट होती है। So contribution of raw materials cost in the total cost of the production is 40 to 60%, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सप्लायर के साथ पार्टनरशिप डेवलप करने की। पार्टनरशिप डेवलप करना, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम सोर्सिंग जो करते हैं, जो सप्लाईज मंगवाते हैं वो कितनी टाइप की हो सकती है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर जब हम सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनके साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, अपनी एफर्ट को मिनिमाइज करने के लिए उन्हीं सप्लायर के साथ बार बार बिजनेस करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसी के मुताबिक हमें सप्लाईज भी देते हैं। उसके लिए हम सप्लायर को सर्टिफाई भी करते हैं। फिर हम अगर डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाते हैं तो हम उनको रेट भी करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करने का हम चेक करके उनको बताते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरों के इन कंपैरिजन हम उनकी रेटिंग उनको बताते हैं सो दैट उनके सिस्टम अपडेट हों। सिस्टम अपडेट होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स वो अच्छी तरह से पूरी करेंगे और इससे हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। क्वालिटी ऑफ सप्लायर में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हम डिस्कस करें अगर अपनी प्रोसेसिंग में, तो ग्रेज फैब्रिक की क्वालिटी डेफिनेटली अफेक्ट्स कि उसके ऊपर जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो किस तरह की होगी। अगर आपका ग्रेज फैब्रिक ही बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस वाला है, उसमें जो बेसिकली जो वीविंग के पास भी जो यान है वो बहुत इम्परफेक्शंस वाला है, और यान वालों के पास भी जो मटेरियल आया है वो बहुत शॉर्ट स्टेपल का है या उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो उसे यान अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बनने से फैब्रिक अच्छा नहीं बना, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, उसमें कह लें मिस पिक्स हैं, एंड्स मिस हुए हुए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा स्लब्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप उसको ब्लीच करके या डाई करके फैब्रिक को देखोगे, उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम नज़र आएंगे। सो इसलिए जो बेसिक आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो इफेक्ट करती है आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के ऊपर। कस्टमर एंड सप्लायर हैव द सेम गोल। गोल क्या है? एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। देयरफॉर दे शुड वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर रेट ऑफ रिटर्न। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव एक है कि एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है, उसके पीछे भी अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव देखें तो बिजनेस है, उससे जो पैसा कमाना है वो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उसी के लिए हम एंड यूजर को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो सप्लायर और एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्शन हाउस है जिसमें आप
के हिसाब से रिलेटिवली देखें तो आपका टीपी है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है, तो वो उसके पीछे जो सप्लायर है उन दोनों को इकट्ठे एफर्ट करनी पड़ेगी सो दैट उनका रेट ऑफ रिटर्न जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उनको जो प्रॉफिट आता है वो उनका मैक्सिमाइज हो दोनों का। तो ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही होता है कि हम एंड यूजर को सेटिस्फाई करें, तो उसके लिए दोनों को मिलके काम करें। अब मिलके काम कैसे करना है, वही नो कि जो कस्टमर है उसने बताना है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली बतानी है, समझानी है, प्रैक्टिकली उसको ट्रेन करना है कि ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी, और सप्लायर ने उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके मुताबिक मटेरियल बना के सप्लाई करना है। पहले का कॉन्सेप्ट हम इसको जब हमने डेमिंग्स फिलॉसफी स्टार्ट की थी तो हमने इसको डिस्कस किया था। पहले हम प्राइस की बेस के ऊपर सप्लायर चूज करते थे, लेकिन अब सिनारियो बदल चुका है। अब सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करती। तब ऐसे होता था कि एक तरह का मटेरियल है तो एक तरह के मटेरियल को ही यूज करके प्रोडक्ट बन जाती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इवन मंथली बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक बदलती जाती हैं। तो जब वो रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं तो उसके मुताबिक हमें मटेरियल्स भी डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि अब प्राइस क्या है, हम ये देखते हैं अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक उस क्वालिटी को हम टॉप प्रायोरिटी दे के हम मटेरियल को चूज करते हैं। Deming said that customers should stop awarding contracts on the basis of price only. ये डेमिंग्स फिलॉसफी में हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्राइस की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने। बिजनेस किसी भी सप्लायर को हमने एलोकेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली, बल्कि हमने क्वालिटी की बेस के ऊपर बिजनेस प्रोवाइड करना है। He further said that price has no basis without quality. Just in time, CPI, Consumer Price Index, and CPI, Continuous Quality Improvement, have also pushed the suppliers to improve the quality. ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हमने कुछ ना कुछ डिस्कस भी किया है, जैसे जस्ट इन टाइम, जिसमें हम इन्वेंट्री की टर्नओवर्स को हम जीरो करते हैं कि जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन में तब वो चीज़ वहाँ पे पहुँचे, इन्वेंट्री कैरी ना की जाए। ये वाली एक टेक्निक ये लीन से ली गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदता है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के वर्सेस जो प्राइस पे करनी पड़ती है उसको नीचे लेके आना कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, वो प्राइस भी कम पे करे। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कम करना और कंटिन्यूसली क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन्होंने हमें इस चीज़ पे मजबूर किया है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, उससे हम प्राइस को कम कर सकते हैं मार्केट में। कस्टमर सप्लायर रिलेशंस, डॉक्टर इशिकवा, ये वो गुरुज ऑफ टीक्यूएम हमने पढ़े थे। वन ऑफ द गुरुज ऑफ टीक्यूएम सजेस्टेड 10 प्रिंसिपल्स टू इंश्योर क्वालिटी along with elimination of unsatisfactory conditions between supplier and customer. अब सप्लायर और कस्टमर में रिलेशनशिप डेवलप करना है ताकि क्वालिटी बेस्ट आए, जो कस्टमर की एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर सकें, और जो अननेसेसरी अनसेटिस्फैक्ट्री जो कि कस्टमर और सप्लायर के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस क्वालिटी को अचीव करने में हिंडर करती हैं, उसको रिमूव कैसे किया जाए। उसने 10 प्रिंसिपल्स हमें बताए, उसको हम पढ़ते हैं। उसने कहा बोथ, जिसमें कस्टमर और सप्लायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, इसमें जिम्मेदारी दोनों की है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छे तरीके से कन्वे करेगा और सप्लायर बड़े अच्छे तरीके से उसको फुलफिल करेगा। बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। अपने डिसीजन जो कॉर्पोरेट डिसीजंस हैं वो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंटली करेंगे, लेकिन बाउंड होंगे एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। Customer has a responsibility to share clear and concise information about the requirements of the product. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की कि वो उसको क्लियरली बताए। एक ये कॉर्पोरेट की एक प्रैक्टिस है जिसमें लिसनर और स्पीकर इसके बीच में मुकालमा कराया जाता है और फिर इस पे एम्फेसाइज किया जाता है कि जो लिसनर है उसने वेल अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उसके वेल अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्पीकर है उसको वेल स्पीक करना है। तो जिम्मेदारी स्पीकर की है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसके हिसाब से बड़ी अच्छी तरह से उसको बता दे। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी रिक्वायरमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से कन्वे करे और इस चीज़ को इंश्योर करे कि उसने आपकी रिक्वायरमेंट्स समझ ली।
Both should enter into non-adversarial contract with respect to quality, quantity, price, delivery and terms of payments. Non-adversarial contract, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि हमने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक समझौता कर लिया, एक चीज के ऊपर अग्री हो गए और वो क्लियर हो किन किन चीजों के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, आपने खरीदना है ग्रेज फैब्रिक तो उसका जीएसएम कितना होगा, एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच कितने होंगे, जो भी इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको टीपी में रिक्वायर्ड हैं वो आप क्लियरली उसके ऊपर अग्री होंगे दोनों, आपके सप्लायर भी और आप भी, कि कौन कौन से हैं, क्वांटिटी कितनी चाहिए, एक मंथ में आपको इतने मीटर कपड़ा चाहिए जो आपने आगे प्रोसेस करना है वो क्लियरली बताओगे, प्राइस पहले से फिक्स हो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, फिर लिखा जाए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसकी प्राइस इतनी है, डिलीवरी कब आपको डिलीवरी चाहिए वो आप ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्शन प्लान उसको बताओगे, मेरी मशीनें कब चलेंगी तो तब तक ये मेरे वेयर हाउस में पहुंच जाना चाहिए। एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट किन टर्म्स के ऊपर पे करनी है, कितना पहले करना है, कितना बाद में, कौन सा इंटरेस्ट का रेट कितना लगेगा, तो ये सारी चीजें, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो दोनों सप्लायर में और कस्टमर में ये चीजें तय हो जानी चाहिए, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जरूरी चीज है। सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर, अब कन्वे करना कस्टमर का काम है लेकिन उसको फुलफिल करना सप्लायर का काम है जब उसको वेल कन्वे कर दिया जाए। बोथ शुड डिसाइड द मेथड टू एवेल्युएट द क्वालिटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ने अग्री करना है कि किस मेथड से क्वालिटी एवेल्युएट की जाए। जैसे डाई का शेड है, आपको आपका कस्टमर बताता है, आप उसके सप्लायर हैं, तो शेड आपने किस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, तो दुनिया में बहुत सारे शेड के स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं जिसमें पेंटॉन नंबर्स हैं जो कि कलर के शेड, कलर की डेप्थ को या उसको उसके साथ मैच करके हम देखते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड है। अब हमने उसके साथ मैच करके देखना है। अब हमारा एक्सपीरियंस है कि जब आप उसको डे लाइट में देखते हैं तो उसकी मैचिंग डिफरेंट होती है, जब आप कमरे में ला के उसको आम ऑर्डिनरी लैम्प की लाइट में देखते हैं तो उसका डिफरेंट होता है। तो अब इसका कैसे किया जाए कि हम कहें कि ठीक बना है, वो कहेंगे ठीक नहीं बना, तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आपने एएसटीएम के स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, तो उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक इस लाइट में देखा जाए, ऐसे करके इस एंगल से देखा जाए, तो फिर अगर आपको मैच होता वो नजर आता है तो इट्स ओके। तो ये वाला प्रोसीजर, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड के ऊपर दोनों का अग्री होना जरूरी है क्वालिटी को चेक करने के लिए। In the contract, establish a method by which they can reach a friendly settlement of any dispute. पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, अगर हमारा बीच में कोई डिस्प्यूट आता है जिसमें आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कोई क्वालिटी के इश्यूज हों या डिलीवरी से रिलेटेड के लेट आया है कुछ है या कोई भी इस तरह का इशू हो, तो उसको पहले से डिसाइड कर लें कि अगर इशू आता है तो हमने उसको सेटल डाउन कैसे करना है। उसके लिए टीम है हमारी, 2 बंदे इधर के हैं 2 उधर के हैं, तो ये बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे आ रही है, फिर उसको रिमूव करेंगे दोनों मिलके। तो ये पहले से इस्टेब्लिश कर लेंगे अगर डिस्प्यूट होगा तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। बोथ शुड कंटिन्यूअली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी। इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सचेंज की जा सकती है, वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन भी चल रही है, आपको सप्लाईज भी आई जा रही हैं, तो आप उन अपने सप्लायर के साथ कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सप्लायर आपके साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो ये है कि आपकी फॉर एग्जांपल एक दिन में आपको डिलीवरी ज़्यादा देनी है तो आप उसको बताओ एक दिन पहले कि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक दे दो, पूरे महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आज के दिन में मुझे ज़्यादा चाहिए, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड आप बताओगे। क्वालिटी में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, पीछे भी उनकी वीविंग हुई जा रही है या निटिंग हुई जा रही है, तो वो जो फ्लक्चुएशन है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं, वो आप साथ साथ उसको कन्वे करते हो कि अब थोड़ा वेरिएशन आ रही है तो इसको इम्प्रूव करो। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जो कि क्वालिटी, प्रोडक्शन, डिलीवरी इनसे रिलेटेड होती हैं, वो आप उनको साथ साथ कम्युनिकेट करते हो। और सप्लायर आपके साथ क्या कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी अपनी प्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आती है वो आपको बताता है। वो आपको ये बता सकता है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाई हैं उसकी ये क्वालिटी रिपोर्ट्स हैं, ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक मैंने खुद चेक किया है, ये इसकी क्वालिटी रिपोर्ट है, ये ओके है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली शेयर की जानी चाहिए। बोथ शुड परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो कि आपको प्रॉफिट देती हैं, तो दोनों को बिजनेस एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये आप में से कोई मैसेज कर रहा है?
बोथ शुड हैव द बेस्ट इंटरेस्ट इन द एंड यूजर। वो हमारा जो अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए, फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। अब जब फोकस उसके ऊपर होगा तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कोशिश होगी उस प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन हो, ये नहीं होगी कि प्रॉब्लम इसकी है या उसकी है। तो दोनों जब इकट्ठे काम कर रहे होंगे एंड यूजर की सेटिस्फेक्शन के लिए तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेंगे और इस चीज पे नहीं रहेंगे इस मैनर में कि ये मेरी गलती बनती है या उसकी गलती बनती है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो कि डॉक्टर इशिकवा ने हमें बताया कि कस्टमर सप्लाई रिलेशनशिप होने के लिए क्या क्या जरूरी है। पार्टनरिंग, अपने अपने सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसको एज योर बिजनेस पार्टनर लेके चलना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। वो कमिटेड होते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए साथ चलना है, 5 साल 10 साल हमने लाजमी एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है। क्योंकि हमारी बल्क की प्रोडक्शन होती हैं तो उसमें हमारे कस्टमर्स तक हमने जो प्रोडक्ट्स देनी है वो ऑलमोस्ट वही रहती हैं, थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आती हैं वो चलती रहती हैं लेकिन ऑलमोस्ट वही चीज़ें रहती हैं। तो उसी की बेस के ऊपर आपका जो सप्लायर है वो अपना सेटअप भी लगाता है इसने लॉन्ग टर्म के लिए मुझसे ये सारी चीज़ें खरीदनी है, इतना कपड़ा इसने मुझसे लेना है, तो वो उसके मुताबिक सेटअप लगा के आपको प्रोडक्शन करके देगा। तो वो लॉन्ग टर्म जब कमिटमेंट होगी तब वो इस पॉइंट पे आएगा कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। Purpose is to achieve specific goals and objectives by maximizing the effectiveness of each partner's resources. Effectiveness of resources का मतलब ये है कि आप को जब प्रोडक्ट चाहिए, जब आपने प्रोसेस करनी है तब आपके पास मौजूद हो। और जब बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका चलता है, फॉर एग्जांपल कभी उस आपके सप्लायर के पास कोई कस्टमर चला जाता है, उसकी मशीनें फारिग हो जाती हैं, 4 मशीनें चल नहीं रही, तो वो आपके साथ कहता है कि चूँकि हमने लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए आपको ये ऑर्डर देना है, तो कुछ दिनों के लिए हमारा कस्टमर और नया जब तक आ जाता है, तब तक आप ये सप्लाइज़ भी ले लो। तो इस तरह से आप एक-दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हो और एक-दूसरे के रिसोर्सेज़ को इफ़ेक्टिव बनाते हो। वो उनके आइडल रिसोर्स नहीं रहते, यूज़ होते हैं, उसके भी बिज़नेस का लॉस नहीं होता, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर चलते हैं। Basic characteristics of the relationship are trust, dedication to common goals, and understanding the expectations of other partner। तो ये बेसिक है, पार्टनरिंग के अंदर ये 3 बेसिक रूल्स हैं। ट्रस्ट, दोनों कंपनीज दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। ये कंपनी ये सप्लायर मुझे डिच नहीं करेगा या कस्टमर जो है वो मुझे डिच नहीं करेगा, वो मेरी लॉट को रिजेक्ट नहीं करेगा, मुझे बाद में नहीं बताएगा मेरी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट ये थी तो अब मैं नहीं ले सकता। तो वो ट्रस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पार्टनरिंग का हिस्सा होता है। और जो कॉमन गोल्स हैं जिसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है फॉर प्रॉफिट अर्निंग, तो वो हमारा कॉमन गोल है, तो उस कॉमन गोल को हमने अचीव करना है, उसके लिए दोनों की डेडिकेशन होती है और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को दोनों अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन मुझसे चाहती क्या है। सप्लायर उसको अंडरस्टैंड करता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन किस लेवल की है, उसको किस लेवल तक क्वालिटी चाहिए, किस लेवल तक इसको प्रोडक्शन चाहिए, सर्विसेज की उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। और कस्टमर सप्लायर को समझता है कि इसको पेमेंट कब तक मिल जाए, कितने अरसे में मिल जाए तो ये सेटिस्फाइड रहता है। तो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं और ये तब भी होता है जब आप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए साथ चलने के लिए पहले से कमिटमेंट करके बैठे तो आप उसमें टाइम लगाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में, ट्रस्ट डेवलप करने में और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। There are 3 elements in partnership: long-term commitment, trust, and shared vision. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले से सोच के बैठते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने बहुत लंबा बिजनेस करना है। उसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। ट्रस्ट, उसके कुछ कौन से बेसिक चीज़ें हैं, किन चीज़ों से ट्रस्ट डेवलप होता है। और शेयर्ड विजन के आप एज बीइंग कस्टमर अपना विजन अपने सप्लायर को बताओगे सो दैट वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के
किस तरह से बनती है, आपने उसमें ज़हन में ये चीज़ रखनी है। बेनिफिट्स आर नॉट अचीव्ड क्विकली, ये स्लो प्रोसेस है। एक ही दिन में जो पार्टनरिंग के बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वक्त के साथ साथ जैसे ही रिलेशनशिप डेवलप होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, तो बहुत सारे प्रोसेस जो आपने पहले ऐड किए होंगे वो ख़त्म होते जाएंगे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ा आगे जाके कि किस तरह से हम पहले बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन करते हैं एक दूसरे की, वो ट्रस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन जब ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारी हो जाती है, तब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट के इश्यूज जो बनते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। प्रॉब्लम्स नीड टाइम। अगर इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन में तो उनको सॉल्व करने के लिए वक्त लगेगा, बट वंस हम सॉल्व कर लें तो फिर दोबारा से वो ऑकर नहीं होंगी, जब दोनों सप्लायर की और कस्टमर की कमिटमेंट होगी। एक बार प्रॉब्लम आता है, आपके पास कहीं पे एंड्स मिस होते हैं, पिक्स मिस होते हैं, कहीं पे कोई और क्वालिटी का इशू आता है, तो आप उसको बताते हो, आप प्रॉपरली कन्वे करते हो। वो उसके पीछे अपनी सारी रूट कॉजेज को देखता है, पॉसिबल रीजंस देखता है, वो फिशबोन डायग्राम बना के उसमें जो पॉसिबल रीजंस है वो इवेल्युएट करता है। अब इसमें वजह क्या बनी, क्या यार्न ठीक नहीं था, क्या लूम में मेरी में कोई मसला था, क्वालिटी का कोई और इशू था, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई, या कोई और वजूहत हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें एवेल्युएट करेगा। तो जब आप एक बार प्रॉब्लम आई, उसको बताया, उसने उसको रेक्टिफाई किया, उसका वो सिस्टम बेहतर हो गया, फिर किसी और तरह की आई, उसने अपना सिस्टम बेहतर किया, तो वक्त के साथ साथ जो आपके इश्यूज हैं वो आप अपने सप्लायर को बता के वहाँ पे उसके प्रोडक्शन हाउस में रेक्टिफाई करते हैं। तो एक टाइम आता है जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और फिर आपकी जो पार्टनरिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है, आपको इश्यूज आने बंद हो जाते हैं। Processes need continuous and constant improvement. So we need to understand in a long term partnership के जो भी process होंगे उसको टाइम लगेगा, वो कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहेंगे हम, तब जाके हमें उसमें इफेक्टिवनेस आएगी। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स विद इट्स यूनिक स्ट्रेंथ्स। जो आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर हैं, सॉरी, उनकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। एक सप्लायर है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का यार्न प्रोवाइड करता है, दूसरा सप्लायर उसके पास कैपेसिटी बड़ी फ्लेक्सिबल है, तीसरा सप्लायर है उसके पास डिफरेंट मटेरियल मौजूद है जिसका फैब्रिक बना के आपको दे सकते हैं। तो आप एक ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, आप उस हिसाब से ही उसको लेके साथ चलते हो। तो हर पार्टनर के साथ, हर सप्लायर के साथ आप रिलेशनशिप उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से डेवलप करते हो। इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रेंथ्स आर इनसफिशिएंट। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो ही आप अपने कस्टमर के लिए कोई ना कोई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कोई भी करने नहीं जाएगा। एक मशीन करोड़ों की आती है तो वो तब ही ली जाएगी जब उसकी सप्लायर ने आपको कई महीनों के लिए देनी है, या 5 साल 10 साल जितनी आपने कमिटमेंट की हुई उतने टाइम के लिए आपको देनी है। तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा नहीं कि मैंने इसको यूटिलाइज करना है और इसकी सारी कैपेसिटी के ऊपर मुझे रिटर्न मिलता रहता है। Without long-term commitment, supplier will not invest in new equipment. Trust, जब सप्लायर और कस्टमर के अंदर एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो उसका स्टेटस क्या होता है, नॉन एडवर्सरियल रिलेशनशिप, कि उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं वो बड़े स्मूथली उनमें सॉल्व हो जाते हैं। तो ट्रस्ट जब डेवलप होता है तो वो उसका स्टेटस ये हो जाता है कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आए भी तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो बड़े स्मूथली उसको रिजॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग तभी की जा सकती है जब दोनों पार्टीज के अंदर ट्रस्ट डेवलप है। अब इंफॉर्मेशन कौन सी हम शेयर कर सकते हैं, कस्टमर ने चूंकि अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती हैं सप्लायर को, तो उसने वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिटी की टर्म्स में, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को उन तक पहुंचाना होता है। तो ये कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव समझा जाता है कि वो अगर शेयर कर दें तो उसको करते हुए वो आपको बाईपास करके कहीं और से प्रोसेस करवा के उधर सप्लाई ना करना शुरू कर दें और आपका कस्टमर लॉस हो जाए।
तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहीं पे शेयर की जा सकती है जहाँ पे ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट वहीं पे बनता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, पार्टनरिंग डेवलप हो चुकी है। रिसोर्सेज में आल्सो भी शेयर्ड, आप अपने वसाइल भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो जब आपका आपस में ट्रस्ट हो। जैसे कि कोई वेयर हाउसेज हैं, अब वीविंग वाले ने कपड़ा बना लिया है इतना ज़्यादा कि वो उसको स्टोर करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, तो आपके पास जगह है तो अपना वेयर हाउस उसके साथ शेयर कर देते हो, क्योंकि आपने ही बात को बाद में लेके यूज़ करना है, तो डिलीवरी आप पहले ले लेते हो। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हो। शेयर्ड विजन शेयर करना क्यों ज़रूरी है? आप अपना विजन अपनी कंपनी का उसको बताओगे तो ही उसके मुताबिक आपको प्रोडक्शन मिलेगी। आप चाहते हो कि आप सस्टेनेबल, आपके पास ऊपर टैग लगे, आप आईएसओ की वो सर्टिफिकेशन लो जिस जो कि सस्टेनेबिलिटी को के ऊपर फुलफिल होती है, जो उसको पूरा करती है, तो उसके लिए आपको अपने सप्लायर भी उस बेस के ऊपर चूज करने पड़ेंगे। तो सप्लायर को जब आपके विजन का पता है कि आपने ये सर्टिफिकेशन लेनी है, 1 या 2 साल में आपने ऑडिट करवाना है, उसको पास करवाना है, तो सप्लायर भी अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करेगा। तो जो भी आपका विजन है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप अपने सप्लायर को भी बताते हो, तो वो आपके गोल्स के मुताबिक आपके साथ चलता है। कॉमन गोल इज टू सेटिस्फाई द फाइनल कस्टमर। अब फाइनल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्वालिटी पे हो, प्राइस पे हो, या वो ऐसी चीज ले जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, गोल ये है कि उसको सेटिस्फाई करना है। It is not necessary to have all the goals common. A few of them may be common, others may be different. तो ये दोनों की चूंकि इंडिपेंडेंस है, अपने अपने कॉर्पोरेट डिसीजन वो खुद से करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे गोल्स उनके सेम, तो गोल्स डिफरेंट हो भी सकते हैं। कॉमन गोल्स इंश्योर द कॉमन डायरेक्शन एंड कंसोलिडेटेड एफर्ट्स। जब गोल एक जैसे होंगे, दोनों ने पहुंचना एक ही जगह पे है, एक ने पहले काम करना है, दूसरे ने बाद में काम करना है। जैसे हम एक रेस देखते हैं जिसमें वो उन्होंने डॉट सा पकड़ा होता है, एक भाग के दूसरे को पकड़ाता है, वो फिर आगे भागना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये बिजनेस है कि सप्लायर ने एक प्रोडक्ट बना के, एक रेज फैब्रिक बना के आपको दे दिया, बाद में आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो दोनों ने अपना अपना पार्ट उसमें प्ले करना है, तब ही उनकी एफर्ट्स कंसोलिडेटेड होती हैं और वो एंड यूजर तक एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट तक पहुंचती है। सोर्सिंग, सोर्सिंग आप सप्लाईज मंगवाना, सोर्स करना, किसी से लेना, परचेज करना, इसको सोर्सिंग कहते हैं, जिसके ऊपर आपने फिर फर्दर प्रोसेस करके वैल्यूएट करके आगे बेचना हो। तो सोर्सिंग की मेनली 3 टाइप्स होती हैं: सोल सोर्स, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल सोर्सेस। सोल और सिंगल से हम समझते हैं कि ये सोर्स हमारा एक ही है। फर्क ये है, सोल सोर्स में उसके अलावा कोई और सप्लायर मौजूद ही नहीं है। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सपोज आप पंजाब की बात करते हैं, फैसलाबाद की करते हैं, या पाकिस्तान, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या द होल वर्ल्ड, कि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो आपको सप्लाई चाहिए, उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर, या जो भी आप फ्रेम चूज कर लें, उसके अंदर एक ही सप्लायर एग्जिस्ट करता है, आप उसी से ले सकते हैं, तो वो सोल सोर्स कहलाता है। सिंगल सोर्स वो होता है जिसमें आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आप चूज एक को ही करते हो, तो आपको सप्लाई देने वाला सोर्स सिंगल ही है। मल्टीपल, आप एक तरह की सप्लाईज बहुत सारे सप्लायर से लेते हो, तो उसको मल्टीपल सोर्सिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लायर सिलेक्शन किस बेस पे की जानी चाहिए। सप्लायर बहुत सारे हैं, आपको ग्रेज फैब्रिक बहुत सारे वीविंग मिल्स दे सकती हैं, लेकिन आप किन बेसिस पे चूज करो? आपका क्वालिटी भी आपका पर्पस है, प्राइस भी आपका एक पर्पस है उनके साथ, आपकी उसके साथ ट्रस्ट डेवलपमेंट भी पर्पस हो सकता है। फिर इसके अलावा वो सप्लायर आपके करीब कितना पड़ता है ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो रिड्यूस हो, उसकी प्राइस आपको कम से कम पड़े। रिस्पॉन्स उसका कितना है, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, जल्दी दे देता है, जल्दी नहीं देता। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि सप्लायर सिलेक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन एंड evaluation ऑफ सप्लायर्स। फर्स्ट वन इज सप्लायर नोज मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका सप्लायर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को भी समझता हो, किस चीज़ों पे आप
किस तरह की चीज़ें लेते हो, कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कौन सी चीज़ें आपके लिए नेगोशिएबल हैं। आपको क्विक डिलीवरी चाहिए होती है, आप एक दिन में ऑर्डर करो तो अगले दिन पहुंच जाना चाहिए, या आप बड़ा स्मूथली ऑर्डर करते हो, तो आपकी जो मैनेजमेंट पॉलिसी है वो सप्लायर समझता है, तो उसके मुताबिक वो अपने फिर रिसोर्स भी मैनेज करते हैं। स्टेबल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सप्लायर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। तो पहला पॉइंट इसमें कि सप्लायर का अपना मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबल है। वो आप उसको एक रिक्वायरमेंट देते हो तो यू नो ऑलरेडी कि इसके पास एक अच्छी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पीछे इसके पास सारे रिसोर्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए मैनेजमेंट आपको वो सप्लाईज दे देगी, तो उसकी स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। और इसको इसकी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स के दूसरे जो कस्टमर हैं वो भी इसको रिकग्नाइज करते हैं, दे नो कि हाँ इनकी मैनेजमेंट स्टेबल है। और ऐसे नहीं है कि जब हम रिक्वायरमेंट करेंगे तब ये अपनी चीज़ों को अरेंज करना शुरू करेंगे, ये ऑलरेडी मैनेज्ड है और जब हम रिक्वायरमेंट देंगे तो उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देंगे। Supplier has the capability of dealing with the technological innovations. उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो जो टेक्नोलॉजी नई आती है मार्केट में तो उसको अडॉप्ट करते हैं। शटल लूम्स थी, फिर शटल लेस आई, शटल लेस के अंदर फिर बहुत सारी आगे टेक्नोलॉजीज आई, प्रोजेक्टाइल हैं, एयर जेट है, वाटर जेट है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। किसी में फैब्रिक की विड्थ बहुत ज़्यादा ली जा सकती है, किसी की प्रोडक्शन बहुत हाई होती है, क्वालिटी किसी की बेहतर होती है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। तो क्या आपका सप्लायर उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल है, कैपेबल इन टर्म्स ऑफ बजट्स, फाइनेंस, और कैपेबल इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल पर्सन्स, जो उनके टेक्निकल पर्सन्स हैं जो कि उसको डील करते हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं जो उसको चलाते हैं, फोरमैन्स हैं, क्या वो उसको अडॉप्ट करके चला सकते हैं। तो ये भी देखना है कि वो जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आएंगी उसको अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी उस सप्लायर के पास है। सप्लायर कैन सप्लाई मटेरियल्स मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। बेसिक पॉइंट है कि वो आपकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को पूरा कर लेगा, तो ये आपने देखना है। जब आप सप्लायर को चूज़ करते हो, उसकी सिलेक्शन कर रहे हो तो आप उसके सिस्टम को जाके ऑब्जर्व भी करते हो कि हमारी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को ये मीट कर सकते हैं। उनके पास लूम्स ही पुरानी पड़ी हैं और आपको फैब्रिक ज़रा एडवांस किस्म का चाहिए तो वो बना ही नहीं सकते, तो वो सप्लायर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपकी स्पेसिफिकेशन पूरी करने की कैपेबिलिटी उनके पास है या नहीं। सप्लायर हैज़ कैपेबिलिटी टू मीट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी उसके साथ ही रिलेटेड पॉइंट है कि आपको तो 1 माह के अंदर 10 लाख मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन उसके पास लूमें 2 लगी हुई हैं, वो 10 लाख मीटर कैसे बना के देगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या उसकी कैपेसिटी भी उसके मुताबिक है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। देयर इज नो डेंजर ऑफ सप्लायर ब्रीचिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स, कि इस चीज़ का खतरा नहीं है कि आपके जो कॉर्पोरेट सीक्रेट्स हैं वो ब्रीच करेगा। आप उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी बताओगे तो वो आगे किसी आपके कंपेटिटर्स को या दूसरी मार्केट के अंदर उसको शेयर नहीं करेंगे। The supplier is easily accessible in terms of transport and communication. ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो रोड के ऊपर है, इजीली आपके ट्रक्स वहाँ पे जा सकते हैं, लोड हो सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जैसे आप जंग रोड, सुंदरी रोड यहाँ पे चले जाएं तो कुछ लोकल फैक्ट्रीज लगी हुई बहुत ही अंदर जाके होती हैं, वहाँ पे ट्रक भी नहीं जा सकते, छोटी सी आप डाला एक लेके जा सकते हो सप्लाईज के लिए या उनसे चीज़ें लेने के लिए, तो वो एक्सेस आसान नहीं होती। इसी के वर्सेस अगर मेन रोड के ऊपर कोई हो या आपके करीब हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम होती है और ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को आसान होता है, तो ये भी देखा जाता है सप्लायर सेलेक्ट करते वक्त। दूसरी एक्सेस है कम्युनिकेशन, आपका सप्लायर के साथ आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो, वो फ़ोन पे भी अवेलेबल है, ईमेल पे भी आपको रिस्पॉन्ड करता है और जो भी कम्युनिकेशन के रास्ते हैं वो आपके साथ प्रॉपर्ली यूज़ करता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे कोई आपको अर्जेंट कोई काम आता है तो आप फ़ौरन कम्युनिकेट करते हो, वो सुनता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग सप्लायर। सप्लायर इज सिंसियर इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं वो उसको सिंसियरली फुलफिल करेगा। अब जो
कंडीशंस जो भी चीज़ें आपस में तय हुई हैं, तो वो उसको फुलफिल करेगा। ये नहीं बाद में कहेगा ये कहा तो था लेकिन अब मैं कर नहीं सकता। तो यू शुड हैव ट्रस्ट। वो आपको होगा मार्केट रेपुटेशन से आपको पता चलेगा कि पहले से ही किस तरह से करता है, या आपने उसके साथ एक दो काम किए हैं पहले से, तो उससे पता चलेगा। सप्लायर हैज एन इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम, जो प्रोडक्ट्स को बना रहा है उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए उसके पास एक सिस्टम मौजूद है। जैसे कि यान वाले यान बना के आगे सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही स्लाइबर बनता है उसके ग्रेन्स चेक करते हैं, उसकी जो वेरिएशन है उसमें यू परसेंटेज उसकी चेक कर रहे हैं। फिर रोविंग बनती है उसका भी चेक होता है। यान बनता है रिंग के ऊपर, तो जब बनता है तो वो चेक किया जाता है। तो उनके पास सिस्टम सारा मौजूद है। इवन की फाइनल डिलीवरी है, जब कोन्स डिलीवर की जाती हैं तो उनको भी उसका काउंट और बाकी क्वालिटी पैरामीटर चेक करके डिलीवर की जाती है। तो इसी तरह से वीविंग में भी ये सिस्टम मौजूद होते हैं। उसका जीएसएम चेक करते हैं, इंच पर इंच, पिक्स पर इंच, जो भी उसकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेक की जाती हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है ये सिस्टम। आप सप्लायर हैं, आप पीपी में हैं, तो उसके मुताबिक आपके पास भी शेड चेक करने के लिए, ब्लीच की स्ट्रेंथ जो आई है वो चेक करने के लिए, या उसमें से जो आपने स्कार्पनिंग की है उसका रिजल्ट चेक करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होते हैं। तो वो जब आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करने जाते हो, ये देखते हो क्या इसके पास वो सिस्टम मौजूद है कि टाइम टू टाइम जो क्वालिटी चेक करनी पड़ती है वो चेक करके और इंश्योर करके हमारे पास अपनी सप्लाईज भेजेगा। सप्लायर हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो किसी के पास होता है कि दिस स्टैंडर्ड सर्टिफाइड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक बेस्ट सप्लायर अवार्ड दिया है, तो वो उस चीज़ को फ्रेम करा के उन्होंने सामने लगाया हुआ था। तो ये इस चीज़ से रिलेट करता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। दूसरे सप्लायर्स उसको रिकग्नाइज, कस्टमर उसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये सप्लाईज अपनी अच्छे तरीके से हमें प्रोवाइड करता है। These conditions go beyond evaluating a supplier on the basis of quality, price and delivery. ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इनमें से बेसिकली यही तीन चीज़ें हैं, क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी। इनको, इन सारी चीज़ों को इन टर्म्स में ही देखा जाता है। सप्लायर सर्टिफिकेशन। सिलेक्शन के बाद जो अगला काम हम अपनी आसानी के लिए करते हैं वो है सप्लायर सर्टिफिकेशन। सप्लायर सर्टिफिकेशन हम किस लिए करते हैं? हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, हम उनसे सप्लाईज लेते हैं, तो रोज़ रोज़ हम अपनी सोर्सिंग को उनके साथ एंगेज करेंगे तो हमारा अपना काम बढ़ रहा होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स में से कुछ जो क्रेडिबल होते हैं, जो हमें ठीक लगते हैं, हम उनको सर्टिफाई करते हैं। जो सर्टिफाइड सप्लायर होता है उसकी तरफ से जो सप्लाईज आती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम फिर चेक ही नहीं करते। हम कहते हैं ये ठीक है क्योंकि हमने इसको सर्टिफाई किया हुआ। अब सर्टिफाई तब करते हैं जब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को मीट करते हैं, फिर हमारा वो बर्डन बहुत सारे सप्लायर्स को साथ लेके चलने का खत्म होता है। तो वो कंडीशंस क्या हैं, हम कब किसी भी सप्लायर को सर्टिफाई करते हैं? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आमतौर पे भी ये क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं। एक सप्लायर को सर्टिफिकेट कब दें, हमारे लिए सर्टिफाइड कब होगा? कस्टमर एंड सप्लायर शैल हैव अग्रीड ऑन स्पेसिफिकेशंस which are mutually developed, justifiable and not ambiguous। पहला क्राइटेरिया कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर दोनों अग्रीड है और वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मिलके बनाई हैं, जस्टिफाइबल है, मतलब वो आम मार्केट में उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसकी जो सप्लायर की कैपेबिलिटी उसके मुताबिक वो बन सकता है, तो वो जस्टिफाइड भी हैं और क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं। क्लियर, जैसे आप बताते हो जीएसएम इतना होना चाहिए, वो क्लियर फिगर्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव आपकी अप्रोच है वो उसमें होनी चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच उसमें नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स देनी है वो रिटर्न में हो और ऑब्जेक्टिव। सप्लायर शैल हैव नो प्रोडक्ट रिलेटेड लॉट रिजेक्शन फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको सप्लाईज देता है तो एक टाइम पीरियड तक आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिजेक्शन नहीं होती। बिल्कुल आपको ठीक
लॉट्स ही मिलती हैं। 1 मंथ है, 10 मंथ है, 1 साल है, 2 साल, या एक सर्टेन पीरियड आप खुद से डिसाइड करते हो कि इतने टाइम तक मुझे प्रोडक्ट ठीक मिली, तो इसका मतलब ये सप्लायर सर्टिफिकेशन के काबिल है। Supplier shall have non-product related rejections for a stated period of time. प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसकी दूसरी सर्विसेज से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी भी ऑन टाइम मिली है, फिर हमने उसको कहा है कुछ करने के लिए तो उसने उसको भी एडजस्ट किया है, तो इस तरह की जो सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी शिकायत एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है। एंड सप्लायर शैल हैव नो नेगेटिव नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेगेटिव मतलब आपको वो बेचता है लॉट में 10 लाख मीटर लिखा हुआ, लेकिन जब आपके पास मिलता है तो वो 10 लाख मीटर से कम होता है, तो ये एक नेगेटिव नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इस तरह का भी इशू आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक सप्लायर से फेस नहीं करना पड़ा, तो हम समझते हैं वो क्वालिफाइड है सर्टिफिकेशन के लिए। सप्लायर शैल हैव अ फुली डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम ISO 9000। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए गाइडलाइंस है। उस सप्लायर ने उन गाइडलाइंस के मुताबिक अपने सिस्टम को डेवलप किया, क्वालिटी चेक करने के सिस्टम को। आप उसका ऑडिट करते हो, जाके देखते हो, उससे ऑब्जर्व करते हो कि हाँ इसने इस गाइडलाइंस के मुताबिक सिस्टम को डेवलप किया है, तो फिर आप समझते हो ये सर्टिफिकेशन के काबिल है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आज के लिए काफी नहीं है? बेटा थोड़ा सा रह गया, अब ये टॉपिक खत्म कर लें तो हमें आसानी होगी, जो कल की क्लास है हम जस्ट उस पर डिस्कशन करके क्लोज करते हैं। अब चलिए हमारा ठीक है। जो कि बेस बन चुकी है, तो लेट इट कंटिन्यू। Supplier shall have successfully passed an on-site system evaluation. System evaluation, on-site evaluation क्या चीज़ है? जैसे हमने डिस्कस किया था ऑडिट का, आपको याद होगा कि ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल किए जाते हैं। आप जब कस्टमर है अपने सप्लायर के पास जाते हैं तो ये आप उनका एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं, तो आप उनका ऑन साइट ऑडिट करके उनके सिस्टम को एवेल्युएट करते हो। इट इज़ रियली कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द क्वालिटी दैट वी रिक्वायर। जो हमें चाहिए ये बना रहे हैं, बना सकते हैं, इनका सिस्टम इसके कैपेबल, तो वो भी आपने एवेल्युएट किया और उसको आपने पॉजिटिव देखा। सप्लायर मस्ट मेक इंस्पेक्शंस एंड टेस्ट्स, लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड SPCR यूज। सप्लायर टेस्टिंग खुद से करता है, अपने जो टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्शन करने की जरूरत है हर स्टेज के ऊपर, हर फेज में, वो भी खुद से कर रहा है। वो भी ऑडिट का ही प्रोसेस है, आप उससे उसको वेरीफाई करते हो। Supplier shall have the ability to timely provide inspection and test data। तो हम बाज़ दफ़ा बीइंग कस्टमर हम अपने सप्लायर से क्वालिटी का डेटा भी मंगवाते हैं कि तुमने जो ये लॉट भेजी है इसकी जितनी भी इंस्पेक्शंस हुई हैं उन सबका डेटा दो, सो दैट हम किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हम बनाना चाह रहे हैं और उसी लॉट में से कपड़ा चूज करना चाह रहे हैं, तो हम देख लें क्या वो स्पेसिफिकेशंस मीट करता है कि नहीं, तो वो डेटा भी देने में आपको रिलक्टेंट ना हो और आपको वो प्रोवाइड करता हो। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि सप्लायर की सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। Occasionally, it may be necessary to decertify a supplier as a result of a major problem। आपने सप्लायर को सर्टिफाई कर दिया, आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया, आपके पास लॉट्स आनी शुरू हो गई, और बीच में वो कोई ऐसा ब्लंडर करता है जो आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है, तो आप उसको डिसर्टिफाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं सर्टिफिकेशन के? कस्टमर सप्लायर पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है इससे। डायरेक्ट शिपमेंट टू स्टॉक, कि आपको लॉट मंगवा के स्टोर नहीं करनी, उसको चेक नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट उसको स्टोर करते हो, स्टॉक करते हो, तो वो आपका एक प्रोसेस बीच में से एलिमिनेट हो जाता है। एंड रिडक्शन ऑफ सप्लायर नंबर्स टू अ मैनेजेबल लेवल, आपको बहुत ज़्यादा सप्लायर के पास फिर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप चंद एक के साथ ही अपनी सप्लाईज को पूरा कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद अगली चीज़ है सप्लायर रेटिंग। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं तो हम उसको रेट करते हैं कि उसकी क्वालिटी ऐसी थी, सर्विस ऐसी थी, सो एंड सो फोर्थ। तो वो करवाते क्यों हैं रेटिंग? क्योंकि उससे उन्हें पता चल जाए कि उनकी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको वो ठीक कर लें, ताकि वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। तो हम भी अपने सप्लायर को रेट करते हैं, उनको इन कंपैरिजन टू अदर सप्लायर्स बताते हैं कि उनका ये सिस्टम कहाँ पे
रेट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में। सप्लाई रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड अदर एडेड सर्विसेज। उसकी इन चीज़ों के ऊपर हम रेट कर रहे होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेटिंग सिस्टम आर टू ऑब्टेन एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ सप्लाई परफॉर्मेंस। हमें बहुत सारे सप्लायर्स की इन कंपैरिजन परफॉर्मेंस का पता चलता है। हम हर एक का एक कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में हम उनकी सारी जो वैल्यूएशंस हैं वो लिखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी के अंदर फिर उसको लिखते हैं कि इसमें इसका जीएसएम ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था। डिलीवरी के बारे में लिखते हैं कि इस तरह से, फिर इंफॉर्मेशन प्रोविजन के बारे में, फिर हर सप्लायर को नंबर देते हैं। फिर उनका एक कंपैरिजन हमारे सामने आता है कि इन इन एरियाज में इन सप्लायर्स की रेटिंग क्या बनती है। तो हमारे लिए खुद इवेल्युएट करने में और उसकी परफॉर्मेंस को जज करने में आसानी होती है। To ensure communication with suppliers in the areas of quality, service, delivery and other desired measures. So हम उससे अपने सप्लायर को कम्युनिकेट भी करते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कि हम उनके परफॉर्मेंस मेयर्स को देखने के लिए हम ज़रूरी समझते हैं, तो वो हम उनको कन्वे भी करते हैं कि इन एरियाज में आप कहाँ पे रेट करते हो। To provide supplier with a detailed and factual record of problems for corrective action. तो हम उसको बताते भी हैं कि ये भाई फैक्चुअली ये फैक्ट है, हमने देखा है, ये ऐसे है, यहाँ पे रेट करते हैं, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप उसको सिस्टम को, अपने प्रोसेस को बेहतर करो ताकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। टू एनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर। तो एक इसकी रीज़न, जब हम उनको बताएंगे वो अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, उनका बिजनेस बेहतर होगा, तो वो आपके साथ एक अच्छा बिजनेस भी डेवलप करेंगे। दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर सप्लायर। रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सप्लायर के साथ रिलेशन डेवलप करने के 4 पॉइंट्स हैं, हम ब्रीफली उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द प्रीवियसली डिस्कस्ड इश्यूज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। इट इंक्लूड्स, सबसे पहले इंस्पेक्शन। जब आप एक सप्लायर के साथ अपने बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे ली हुई सप्लाईज को आप इंस्पेक्ट करते हो, उसको चेक करते हो। तो वो इंस्पेक्शन के फेजेस हैं। पहले फेज के अंदर आप 100% इंस्पेक्शन कर रहे होते हो। आपको नहीं पता इसने जो चीज़ें बेची हैं वो सारी एक एक उसका यूनिट आप चेक कर रहे होते हो कि ठीक है कि नहीं। दुकानदार के पास बल्ब आते हैं तो वो बल्ब सारे लगा के चेक करता है पहले कि ये सही चलते हैं कि नहीं चलते। जिस पे वो लतीफ़ा भी एक मशहूर है ना, तो कि एक घर में मुलाजिम होता है तो उसको माचिस लेने भेजते हैं। तो माचिस लेने जाता है तो वहाँ जब लेके आता है तो कोई भी उसकी जो दिया सलाई है वो जल नहीं रही होती। मालिक उसको कहता है ये कैसे लेके आए, कुछ भी नहीं चल रही होती। कहता मैंने चला के देखी थी, वहाँ पे सारी चल रही। तो 100% इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको जो लॉट मिली है, आप उस लॉट में से हर यूनिट को खुद से चेक करते हो। ये पहला फेज होता है। उससे अगले फेज में आप सैम्पलिंग करते हो कि सारे के सारी लॉट को चेक नहीं करते, उसमें मुख्तलिफ जगहों से सैंपल्स लेते हो और उनको आप एवेल्युएट करते हो। और अगला फेज आता है आप ऑडिट करते हो। आप सैम्पलिंग भी नहीं करते, अब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक आध यूनिट उठा के आप उसको चेक कर लेते हो, उसकी ऑडिटिंग कर लेते हो। और फाइनल होता है कि आप सिर्फ आइडेंटिटी चेक करते हो। आइडेंटिटी चेक का मतलब है आप एक्चुअली प्रोडक्ट को चेक नहीं कर रहे। आपका ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका होता है कि जब लिखा है कि ये फैब्रिक इस जीएसएम का है और इस हैंड पिक्स पर इंच का, सिर्फ लिखा देख के आप सिर्फ अपने मशीन्स के ऊपर उसको लेके जाते हो। आप यू ऑलरेडी नो कि इसकी सारी क्वालिटी एंश्योर्ड है। फिर ट्रेनिंग है, आप अपने और उनके सप्लायर्स के लोगों की ट्रेनिंग भी करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स को उनको समझाने के लिए। ऑल पर्सनल शुड रिसीव क्वालिटी अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। टीम अप्रोच, आप सप्लायर को इस तरह से साथ लेके चलते हो कि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज पार्ट ऑफ योर टीम। तो जब वो आपकी टीम का हिस्सा होता है तो आप उसके साथ डीलिंग भी उस तरह से करते हो और उनकी जो आउटपुट है वो भी आपको उस तरह से मिलती है जैसे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर एंड सप्लायर टीम्स आर एस्टेब्लिश्ड इन एरियाज सच एज प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड क्वालिटी सिस्टम। तो उनकी, आपके सप्लायर की जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, उसमें आप शामिल होते हो कि इस तरह की प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम आपको बताएंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन कैसे सेट करें। रिकग्निशन एंड अवार्ड, आपका सप्लायर जो अच्छा है आप उसको रिकग्नाइज करते हो, उसको सर्टिफाई करते हो, उसको अवार्ड देते हो। इन टर्म्स कुछ चीज़ें हैं जिसे आप दे सकते हैं, इंसेंटिव और रिकग्निशन इन फॉर्म ऑफ न्यूज़ लेटर्स, लेटर ऑफ अकोमोडेशन और एप्रिसिएशन एंश्योर्स दैट सप्लायर रिमेन कमिटेड टू ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी।
जब आप उसको किसी एक अच्छा लेवल अचीव करने के ऊपर अवार्ड करते हैं तो वो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है कि मैंने अब ये क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, इसके ऊपर मुझे अवार्ड मिला, यही इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे अवार्ड दिया। ये बुक के पेजेस लिखे हुए हैं जहाँ से आपने इसको देख के पढ़ लेना है। एनी क्वेश्चंस? ये क्लास जब हमारी उधर होती है तो हमारी बहुत डिस्कशन होती है, एंड स्पेसिफिकली आई नो विद दिस क्लास के हम डिस्कशन के ऊपर काफ़ी टाइम लगा। आई होप कि आज भी आप कुछ क्वेश्चन करें। तो आज सारा समझ आ गया आपको। ठीक है बच्चों, टिल नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।